ओके। तो कल हमने एक मजेदार टॉपिक कवर किया। मजेदार इस लिहाज से कि वो आपके आसपास ये काम होता रहता है कि किस तरह कोई स्मॉल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होती है और वहां पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपके लिए अवेलेबल है। अगर ये हमें समझ आ गया है, अगर वो क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर है तो प्लीज कम ऑन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दी एनी टॉपिक विच वी हैव कवर्ड येट, उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर ये इंटरनेट का मेन बेनिफिशियरी कौन है? मतलब ये कौन सा कंट्री या किसको ओन कर रहे हैं? किसी का भी नहीं है या जी। ये या हम कोई सब भी कंट्री, हम भी मतलब उसमें? यस सर। हर हम में से हर कोई, जैसे अभी आप शायद कह भी रही हैं कि इसका हिस्सा है, तो ये हिस्से मिल के मुअज्जम सबका मतलब मैंने पहले भी ये कहा कि लैंड जो होते हैं मोस्टली वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, किसी एक के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट दी वैन विच इज द इंटरनेट, वो कोई एक मुल्क नहीं चला सकता। वो अमेरिका भी नहीं चला सकता, वो जर्मनी भी नहीं चला सकता। हर एक का अपना अपना एरिया में कंट्रोल है। हाँ, कुछ चीजों पे उन्होंने कंट्रोल बना लिया जिन्होंने इनिशियली उस पर इन्वेस्टमेंट की। जैसे मिसाल के तौर पे आईपीज के कौन देगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना दी लाजमी तौर पे। अब वो किसी मुल्क की अदो के डेट इज इंटरनेशनल बॉडी, मैं नहीं कहता कि वो अमेरिका की है, लेकिन डेफिनेटली उसमें उसका कंट्रोल मौजूद है। लेकिन अब कुछ साइट जो है वो पाकिस्तान से चल रही हैं, कुछ इंडिया से चल रही हैं, कुछ चाइना से चल रही हैं। कम से कम कोई एक मुल्क इसको नहीं वो कर सकता, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कंट्रोल कर सकती। तो इसलिए वैन जो है वो मल्टीपल्स का, इवन जो मीडिया जा रहा होता है, जैसे आप हमने इस कोर्स के दौरान पढ़ा कि वी हैव दी लॉ द कोर, कोर में वी हैव दी, मिसाल के तौर पे फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई वी आर कनेक्टेड, और फ्रॉम पाकिस्तान टू एनी अदर कंट्री वी आर कनेक्टेड। नाउ दिस ऑप्टिकल फाइबर जो है फॉर एग्जांपल, वो किसी एक मुल्क का नहीं है, वो कंसोर्शियम का है। जैसे अब आप पाकिस्तान में जो हमने 6 वायर से 6 ऑप्टिकल से हम कनेक्टेड हैं, उनमें से 4 जो हैं वो उनमें हम मालिक हैं। मालिक का मतलब ये कि सिर्फ हम मालिक हैं, हम कंसोर्शियम का हिस्सा हैं। सवाल का जवाब मिल गया मौजम? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? मौजम क्वेश्चन करता है तो ईसा नहीं करता। क्या ख्याल है ईसा, शायद आप सर क्वेश्चन नहीं करते? सर को समझ आ रही है शायद। उसको समझ आ रही है। इसकी दो बातें होती हैं कि एक बात तो ये होती है कि समझ आ रही है, उसकी यस एक सर। बात ये भी होती है कि बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है सर। तो क्या पूछूं? तो क्या ख्याल है ईसा, कौन सी कंडीशन है? या शायद मौजम उसके पास, ईसा के पास वो नहीं है, माइक नहीं है प्रॉब्लम। एनी तो वी स्टार्ट। कायनात, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? सर वो जो आपने ग्रुप में शेयर किया था अगर उसके बारे में तो डिस्कस। कल वो जो मौजम ने आखिर टाइम पे क्वेश्चन किया था, जिसका मैंने उसी वक्त व्हाट्सएप पे जवाब भी दे दिया था कि हर एक मुल्क में कोई भी सर्विस हो, उसको कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में पेट्रोल की कीमत है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी कोई कंट्रोल करता है, मुल्की इदारा कंट्रोल करता है। बिजली की तरसील है, उसको भी कोई कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन मौसम ने ही पूछा कि जी इंटरनेट को कौन पाकिस्तान में कंट्रोल करता है। तो पाकिस्तान, हर एक मुल्क में उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेट पीटीए, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था जिसका जवाब मैंने कल ही दे दिया था। आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वी वांट टू टॉक अबाउट द कन्वर्ज्ड नेटवर्क। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और ये हमारे लिए चैलेंज भी। अब हमारी सोच कि हम उस चैलेंज से फायदा उठाएं या हम उस चैलेंज को देख के घबरा के कहीं मर गए। तो पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कन्वर्ज नेटवर्क का मतलब क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पुराने जितने भी हमारे नेटवर्क से, वो हमेशा किसी खास एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे
आज भी आपका जो पाकिस्तान PSTN है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है, जिसको आप पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, जो PTCL का सिस्टम है आपके मुल्क में, हर मुल्क में है, ये नहीं कि कोई हम इसको क्या हमने कहा कि जी इट इज प्लेन ओल्ड, तो ओल्ड का मतलब सिर्फ पाकिस्तान में चीजें ओल्ड है, नहीं, इट इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, नो प्रॉब्लम। लेकिन बताना मकसद ये है कि नेटवर्क this PSTN network is being designed for or optimized for voice only. Voice पे भेजो, it perform very good, very well. लेकिन for example for video or for data it doesn't. इसी तरह आपका मोबाइल नेटवर्क का मोबाइल केबल नेटवर्क है, आपका केबल नेटवर्क है, might be it is more optimized for the video. इसी तरह आपका नेटवर्क जो है पुराने हमारा जो डेटा, स्पेशली जो इंटरनेट इनिशियल बना था, इसको ये सोच के बनाया गया था कि ये डेटा शेयरिंग के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होगा, ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इंटरनेट का आपको पता है कि इंटरनेट के पीछे यूएस का पैसा है, उनका मकसद, और स्पेशली उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का पैसा है। इसका मकसद ये था कि उनकी जितनी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां जहां भी हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करा दिया जाए, क्योंकि उनको पता है, वो अक्ल वाले लोग हैं, उनको पता है कि रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट आइटम है, और इसी रिसर्च से आप अपना लोहा सोने की कीमत पे बेचते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी अपना कंप्यूटर उसको हवाले कर दें कबाड़ी को, तो आपको पता है कि ही माइट नॉट गिव यू मोर देन 200-300 रुपीज और 500 रुपीज अगर तोल पे उसने देना है, कभी 5 किलो दे। लेकिन वही 5 किलो जब आप किसी गुलाजी प्लाजा में या किसी भी दूसरे प्लाजा में जाके, स्पिंसर प्लाजा में जाके खरीदते हैं, तो आप कहते हैं 3 लाख रुपए। यू कैन अंडरस्टैंड कि वही प्लास्टिक, वही आयरन, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च करके उसको एक ऐसे तरीके के लिए बना दिया कि आप उसी 500 रुपए की चीज के 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाते। इसी तरह गाड़ी की एग्जांपल ले लें, एरोप्लेन की एग्जांपल ले लें, गन की एग्जांपल ले लें। अब दुनिया से अपने लिए एम्यूनेशन खरीदते हैं, अगर वजन के लिहाज से देखा जाए तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन जब वो अपना काम बताता है तो फिर आप उसको कई गुना ज्यादा उस पर खरीद लेते हैं, क्योंकि आप कहते हैं हाँ इसमें तो बड़े काम की चीजें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिसर्च, दे कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस, न्यू फैसिलिटीज। तो जब आपको न्यू फैसिलिटी देखे ना, वन ऑफ द फैसिलिटी आज आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो लैपटॉप खरीदते वक्त आपको बताया गया कि जी जहां मर्जी होगे यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ इट। आपने कहा ठीक है जी मैं ज्यादा पैसे देता हूँ। तो they did the research, they came up with the new ideas। उनको पता था कि रिसर्च उस वक्त फ्लरिश करती है जब आप एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करें, मिल के काम करें। तो उनका मकसद ये था कि इन यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आपस में मिला दिया जाए, ताकि ये दे कैन शेयर देयर research with one another so that the research can make some progress। ओके, तो इसके लिए उन्होंने लाजमी तौर पे हेलो नहीं करना था, उन्होंने कोई वीडियोस नहीं देखनी थी, मूवीज नहीं देखनी थी, यूट्यूब नहीं देखना था, उन्होंने डेटा सेंड करना था। तो इनिशियली इट वाज फॉर दिस पर्पस। इसी तरह एक और नेटवर्क काफी पुराना, मे बी 25 years बैक, मे बी आपने नाम सुना हो, दैट वाज द पेजर। That pager network was only can communicate data in one direction, not even in two direction, not like it was only an SMS in one direction, you may say। कहने का मकसद ये कि जो भी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है थी या है, वो एक खास ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के बनाई जाती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि लोगों ने ये देखा कि इंटरनेट एक ऐसी जगह है, ऐसा नेटवर्क है जो कि आप उस पर हर किस्म का डेटा डाल सकते हैं।
आप उस पर वॉइस भी डाल सकते हैं, आप उस पर वीडियो भी भेज सकते हैं, आप उस पर डेटा भी भेज सकते हैं, और किसी भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो लॉजिकली ट्रू है, यू कैन प्ले विद इट, यू कैन प्ले विद इट, यू कैन सेंड इट सच ए नेटवर्क। इसका मतलब है कि नाउ वी कॉल सच ए नेटवर्क एज ए कन्वर्ज नेटवर्क। कहते कहते बिफोर कन्वर्ज नेटवर्क्स, जैसे मैंने अभी आपको मुख्तलिफ नेटवर्क्स के बारे में, दैट इज बिफोर दिस, an organization would have separately called cabled for telephone, for video, for data and everything. हमारे भी यहाँ पे वक्त तक ये रहा कि इंटरनेट अलग से लेना है, वीडियो अलग से लेना है, मोबाइल फोन हेलो किसी और से अलग से लेना है। लेकिन with the advancement, now you can say that your internet has become a multimedia communication, multimedia communication, and this is called converged net. तो फायदा में ये हुआ, मसला में ये आया कि लाजमी तौर पे हर एक क्यों अलग अलग के लिए बनाते हैं। आपका सवाल ये हो सकता है ईसा कि हर एक के लिए अलग अलग क्यों बनाते हैं। वजह यह है कि हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में किचन है, तो क्या आप किचन को ऐसा कोई किचन बना सकते हैं कि जब आपका दिल चाहे आप उस किचन से ड्राइंग रूम का काम लें, आप उसी किचन से कारपोर्च का काम ले लें, आप उसी से लॉन का काम ले लें, आप उसी से ड्राइंग रूम का काम ले लें? नहीं। अगर वो किचन के लिए बनाया गया है तो वो किचन ही के तौर पे काम कर सकता है, बाकी फैसिलिटीज में वो नहीं हेल्प आउट हो कर सकता। इसी तरह जब मिसाल के तौर पर वॉइस ट्रैफिक है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नेटवर्क से अपनी मुताबिक चीजें मांगती है। अगर वो उसे मिलेगा तो इट विल बिहेव गुड, अगर नहीं मिलेगा तो इट विल बिहेव एबनॉर्मल और बैडली। तो कहने का मेरा मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके जब आपने अपने नेटवर्क पे ये कोई भी डाला कि जी जो दिल चाहे भेजो, उससे नुकसान या मसला ये आया कि देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल, और कोशिश करते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कि चीजें गलत ना हो, यानी बेहतर से बेहतर उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इस अमल को कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। मे बी यू हैव हर्ड द नेम ऑफ QS, जिसको अगर आपका दिल हुआ तो जो हमारा थर्ड कोर्स होगा इस सीरीज का, इंटरप्राइज नेटवर्किंग का थर्ड कोर्स, उसमें हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो यहां पे कहना आपको मकसद ये था कि ओनली आपने क्या किया कि यू ओबेड द सेट ऑफ रूल्स, जी रूल्स को फॉलो करो, उससे आगे पीछे मत हो। बट यू कैन सेंड ऑल, यू कैन सेंड इट ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, डेटा, वट एवर यू वॉन्ट, नो इशू, बट यू हैव टू फॉलो दी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ओके, अब यही बात इसने कन्वर्ज नेटवर्क में बताई कि अगर आप प्रीवियस उसको डायग्राम को मेरे देखें तो यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग था। कंप्यूटर नेटवर्क फॉर डेटा, टेलीफोन नेटवर्क फॉर वॉइस, एंड मे बी फॉर a satellite network for broadcasting. Lekin now you have converged them. You can see a single network on which you are sending data, you are sending audio, video, voice, broadcast, multicast, whatever you want. So this combining of all of this is called as the converged network. So converged networks, as I said, can deliver data, it can deliver voice, it can deliver video over the same network infrastructure. That is a good point. इस एक वजह से हमें बड़ा फायदा हुआ, आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आपके पेरेंट्स को पता है कि हर चीज बेइंतहा महंगी हो गई है। चाहे वो फूड स्टफ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो क्लॉथ्स हैं, वॉट एवर। लेकिन एक चीज सस्ती हुई है, एंड दैट इज द टेलीकम्युनिकेशन। है ना, व्हाट्सएप के आप कितने पैसे देते हैं और कितना ज्यादा आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये हुआ कि you are using, तो
क्यों ज्यादा इस्तेमाल, और फिर भी आपको कहा जाता है और इस्तेमाल करो। कभी आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं कहा कि आपको कॉल किया होगा जी देर ज्यादा इस्तेमाल हो, ना गुजारा का वही। बिजली के लिए आपको कहा जाता है कम इस्तेमाल करो, फॉर एग्जाम्पल। पानी के लिए आपको कहा जा रहा है कम इस्तेमाल करो। तो अब आप पाकिस्तान में बैठ के अपने दोस्तों के साथ जर्मनी में, स्पेन में, पोर्टुगल में, जहां मर्जी आप बात कर रहे होते हैं, तो द रीजन बिकॉज हैज बीन चीप एंड रीजनेबल, द आंसर इज क्योंकि अब हर एक के लिए आपने अलग अलग नहीं बनाना, आपका सारा कन्वर्ज डेटा जो है एक ही नेटवर्क पे जा रहा है, तो यूं बल्क में डेटा कहने उस पे जा रहा है। दैट द रीजन दी प्राइसेस आर विद इन द रेंज। तो वो ये कह रहा है कि द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस द सेम सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर इसका मतलब कि रूल स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएं तो द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। कुछ बात समझ आ रही? यस सर। शाबाश। ओके जी, तो हम पहले ही पैकेट ट्रेसर डाउनलोड भी कर चुके हुए हैं और इंस्टॉल भी कर चुके हैं और थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अल्दो के हम जब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वापस अपनी फिजिकल क्लासेस पे आ जाएंगे, तो फिर हम पैकेट ट्रेसर पे भी और रियल इक्विपमेंट पे भी, रियल हार्डवेयर पे भी अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो और अगर किसी ने नहीं किया अभी तक ये और उसको कोई इशू है तो प्लीज लेट अस नो, वी विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। है आप में से कोई इस वक्त, अंधों के अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग मेरे साथ इस वक्त जितना एक्सपेक्टेड है उतने नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से कोई एक भी ऐसा है जो अभी तक जिसको पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना या बेसिक इस्तेमाल करना नहीं आता? सर किया है, इंस्टॉल किया है। शाबाश। जिसने नहीं किया वो मुझे बता दे। है कोई आप में से 7 लोग इस वक्त ऑनलाइन में मुझे नजर आ रही हैं, इन 7 में से कोई एक भी ऐसा है जिसने अभी तक पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं किया, अभी तक पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल नहीं किया, अभी तक उसको बिल्कुल स्टार्ट ही लेना नहीं आता? है आप में से कोई ऐसा एक? नहीं है तो अच्छी बात है जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेल डन। एनी हाउ, तो वी मूव अहेड and the topic which we have is reliable networks। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है रिलायबल का? रिलायबल का यहां पे एक्सप्लेन करना, ये 4 आइटम्स एक्सप्लेन करना इज पार्ट ऑफ ए रिलायबल नेट। क्या है ये? नंबर 1, फॉल्ट टॉलरेंस। नंबर 2, स्केलेबिलिटी। नंबर 3, सिक्योरिटी। नंबर 4, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये 4 चीजें जब मिल जाती हैं तो वी मे कॉल, अगर ये कोई नेटवर्क हमें देता है तो वी मे कॉल दैट नेटवर्क एज ए रिलायबल नेटवर्क। सो वी स्टडी देम वन बाय वन। ठीक है, ओके। सो ईसा तो मेरे ख्याल से हमें शायद ये तो मौसम के साथ है, लेकिन कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा। यस सर, साथ बैठा हुआ है। साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेटवर्क्स। मतलब क्या है, असल बात पे आना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट, खराबी आ भी जाए, स्टिल द नेटवर्क विल परफॉर्म, स्टिल द नेटवर्क विल परफॉर्म। अगर ये फैसिलिटी हम नेटवर्क में दे दें तो हम कहेंगे कि ये नेटवर्क हमारा क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट है। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन? जेंटलमैन, आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट करें कि हमारे पास ये एक स्विच है, ये हमारे पास दूसरा स्विच है, ये हमारे पास, हम इसको कहते हैं लेयर 2 स्विचेस, जो कि आपके
लैब में भी मौजूद है, पे आपने थोड़ा सा काम किया भी है और और भी काम करेंगे। लेट करें इसके बाद, और इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे एक्सेस स्विचेस हैं। उसके बाद मेरे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, चलें ये मेरे कोर स्विचेस हैं फॉर एग्जांपल। तो ये डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सी फॉर कोर एंड एल फॉर दी एक्सेस लेयर स्विचेस। एंड देन अब फॉर एग्जांपल इस स्विच को मैंने यहां भी मिला दिया और यहां भी मिला दिया, इसको नेक्स्ट स्विच को मैंने इधर भी मिला दिया, ग्रीन से बता रहा हूं, इधर भी मिला दिया। इसी तरह इस स्विच को मैंने इसके साथ भी मिला दिया और इसके साथ भी मिला दिया। इसी तरह इस स्विच को मैंने इधर भी मिला दिया और इधर भी मिला दिया, और यहां मैंने अपने यूजर लगा दिए, यहां भी लगा दिए। इवन अगर आप चाहें तो इसको भी आपस में कनेक्ट कर दें। अब देखें, अगर ये यूजर और लाजमी तौर पे किसी भी गेटवे के जरिए ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड, अब अगर आप एज्यूम कर लें कि ये स्विच खराब हो गया, ये स्विच जिसको मैं D1 कह रहा हूं ये खराब हो गया, D1 स्विच खराब हो गया, तो क्या अगर ये यूजर नंबर 1 नेट करें कि थ्रू दिस राउटर ये फेसबुक के साथ बात कर रहा था, ये यूट्यूब से कर रहा था, तो अगर ये मैंने कहा कि ये डाउन हो गया, लाइट चली गई फॉर एग्जांपल, या कोई हार्डवेयर है खराब तो हो सकता है, तो क्या ये यूजर 1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा इस फेसबुक के साथ? नो सर। नहीं। इसने क्या कहा? ये सर और नो सर? शाबाश, नो सर। दोबारा नो सर। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर ये रास्ता बंद भी हो जाए तो ये इस रास्ते के जरिए D2 के साथ कनेक्टेड है, और D2 जो है वो C1 और C2 के साथ कनेक्टेड है। किसी एक के साथ ये आगे चला जाएगा और C1 और C2 जो है वो राउटर के साथ कनेक्टेड है, एंड स्टिल इट विल बी कम्युनिकेटिंग विद द फेसबुक। इवन कोई एक लिंक डाउन हो जाता है, मिसाल के तौर पे ये लिंक डाउन हो गया, नो मसला, स्टिल अगर मैं L2 मेरा जो A2 मेरा जो स्विच है, अगर ये D1 से नहीं तो D2 के जरिए ये दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि चाहे कोई हार्डवेयर डाउन हो जाए, कोई लिंक डाउन हो जाए, स्टिल माय नेटवर्क, ठीक है थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन कम से कम ये नहीं है कि टोटली, जैसे कि आपका बल्ब डाउन हो जाता है यानी कि फ्यूज हो जाता है तो बस कहते हैं लाइट लाड़ो, तो ऐसी बात नहीं। नेटवर्क्स में हम, लेकिन ये हासिल किससे होती है? लाजमी तो हर चीज के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, और यहाँ पे कीमत है कि आप एक्स्ट्रा चीजें अपने नेटवर्क में लगाते हो। जैसे देखें ना, मैंने यहाँ पे अगर एक स्विच चाहिए तो मैंने 2 लगाए, यहाँ पे मुझे एक कोर स्विच चाहिए था तो मैंने 2 लगाए, ताकि अगर एक लिंक चाहिए तो 2 लगाई। तो इसकी वजह से आई कैन गेट दी फॉल्ट टॉलरेंस इन माई नेटवर्क। इफ ए नेटवर्क प्रोवाइड यू फॉल्ट टॉलरेंस, we will call it that it is a reliable network। बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। ओके, तो यही बात यहाँ पे वो बता रहा है। देखें, उसी तरह का इसने नेटवर्क बनाया। लेट करें कि ये साइट 1 है, या साइट A है। लेट करें ये आपका यूनिटी का एक डिपार्टमेंट है, ये आपका यूनिटी का दूसरा डिपार्टमेंट है B, और थ्रू दी स्विचेस दे आर कनेक्टेड टू द रूटर्स, which may I call as the access switch here. I may call it the edge router or the border router. Edge router 1, edge router 2. तो अगर आप यहां देख रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ पे देखिए, मैंने एक की बजाय ज्यादा लिंक्स क्रिएट किए, सो इसकी वजह से अगर मिसाल के तौर पे ये लिंक डाउन भी हो जाए, स्टिल आई कैन गो थ्रू दिस पाथ। अगर कोई एक राउटर डाउन भी हो जाए, स्टिल आई कैन गो लाइक दिस, तो मेरे यूजर्स को कोई पता नहीं चलेगा कि मेरा नेटवर्क खराब हो चुका हो। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। और हमेशा हम नेटवर्क जब भी डिजाइन करते हैं, जब हम डिजाइन के पार्ट पे आएंगे तो हम फॉल्ट टॉलरेंस का हमेशा ख्याल रखें। और इसके लिए याद रखो कि डिजाइन में क्या चीज आपको ऐड करनी होगी? रिडंडेंसी। यहां एक लिंक चाहिए था, हमने 2 लगाए,
यहाँ पे एक लिंक चाहिए था तो हमने दो लगा, हमने ये लिंक की जरूरत नहीं तो हमने ये लिंक भी डाल दिया, ताकि अगर कोई भी हार्डवेयर या लिंक डाउन हो जाए, स्टिल वी आवर नेटवर्क आवर यूजर्स विल बी एबल टू गेट द फैसिलिटीज। तो ये कह रहा है कि फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क लिमिट्स द इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, लिमिट्स द फी, कैसे? बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिवाइसेस। इसके लिए आप क्या करोगे? मल्टीपल पाथ्स प्रोवाइड करो, मल्टीपल पाथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। सो और इसके लिए क्या चीज जरूरी है? अभी बताया, रिडंडेंसी देनी होगी। क्या चीज देनी होगी? रिडंडेंसी देनी होगी, रिडंडेंसी देनी होगी। और बात का रिडंडेंसी की इतनी कीमत नहीं होती, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो यही वो कह रहा है कि पैकेट स्विचिंग स्प्लिट ट्रैफिक इनटू पैकेट्स दैट आर राउटेड ओवर द नेटवर्क। ये भी आपको अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मिसाल के तौर पे ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है साइट ए पे, और ये आपके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपके कोलीग का कंप्यूटर है, आपके फ्रेंड का कंप्यूटर है, और आप यहां से कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हैं। लेट करें कि वो 10 गीगाबाइट्स की एक फाइल है, 10 गीगाबाइट्स, यू अंडरस्टैंड, 10 बिलियन बाइट्स। तो क्या कैसे किया जाए? तो बेसिकली ये आगे जाके हम देखेंगे कि एक तरीका तो ये कि बस ये पूरे 10 गीगाबाइट हम इस पे डालें और इसके जरिए मिसाल के तौर पे ये मेरे पास यहां आ जाएगा। नो जेंटलमैन, इसीलिए आपने कभी पूछा नहीं कि इसको पैकेट स्विचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस 10 गीगाबाइट्स के क्योंकि ये इस 10 गीगाबाइट्स के छोटे छोटे पीसेस बनाता है। लाजमी नहीं कि वो फिक्स साइज के हों, फिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन पैकेट स्विचिंग में फिक्स साइज नहीं होता, वेरिएबल साइज के हो सकता है। ये 1000 बाइट्स का हो सकता है ये 500 बाइट्स का हो सकता है ये 222 बाइट्स का हो सकता है ये 132 बाइट्स का हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसको तोड़ता जाता है और छोटे छोटे चंक्स, पीसेस नेटवर्क की तरफ गिराता जाता है। तो इसलिए इसने कहा है कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, वी स्प्लिट द ट्रैफिक इनटू स्मॉल पीसेस को यू मे कॉल एज द पैकेट्स। ठीक, तो ईच पैकेट could theoretically take a different path on the network। बिल्कुल जी, प्रैक्टिकली भी यही है। लाजमी नहीं कि अगर पहला पैकेट ने जिस रास्ते से डेस्टिनेशन पे पहुंचा, दूसरा भी उसी रास्ते से पहुंचे, नहीं। जैसे मैंने अभी आपके सामने जो नेटवर्क बनाया था, इसमें मैंने अभी जो नेटवर्क आपके सामने वो खत्म हो गया। एनी हाउ जो नेट ये जी, तो अगर यहां से एक भेज रहा है तो हो सकता है पहला पैकेट जो है वो D2 के जरिए और वहां से C2 को, और C2 से D1 पे और फिर U1 की तरफ आए। दूसरा पैकेट हो सकता है A2 से D1 पे डायरेक्टली जाए और यहां से A1 के जरिए U1 के पास आ जाए। तो इसका मतलब कहने का ये है कि एक ही रास्ते से सारी के सारी ट्रैफिक को गुजारना या पैकेट को गुजारना मस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वक्त भी नेटवर्क में तब्दीली आ सकती है, किसी भी वक्त नेटवर्क में तब्दीली आ सकती है। तो इस केस में अगर ऊपर रास्ता अब अवेलेबल ही नहीं है या वो बिजी हो गया, कंजेस्टेड हो गया, अदर पाथ्स कैन बी यूज्ड। तो इसी अमल को नाम क्या दिया जाता है? फॉल्ट टॉलरेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, इट्स क्लियर सर। देन लेट जी। सर इसमें ये जो स्मॉल पैकेट्स बन जाते हैं तो ये इसमें लॉस का चांसेस नहीं होता, मतलब कि जब ज्यादा छोटे छोटे बन जाएंगे तो ये पॉसिबल है कि सारे मतलब एट ए टाइम पूरे होंगे, इसमें कोई एरर या वगैरह कोई लॉस नहीं होगी पैकेट्स में, जो जितने ज्यादा जी लार्ज नंबर पे स्मॉल बनेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो
यहाँ पे हमारे पास नूरुल हक भी मौजूद है जो कि 4th सेमेस्टर में है, लेकिन वो हमें कोई जवाब देना पसंद करे। मौजम ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जी आपने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है, तो क्या इससे लॉस होने का खतरा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एनीवन? सर, हमने पहले दिन की क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट या एंड डिवाइसेस हैं, तो इनमें ये होता है कि इसको रीजेनरेट करता है, उसको एटेनुएट नहीं कर मतलब जो उसमें एटेनुएशन आई होती है उसको दोबारा रीजेनरेट और रीट्रांसमिट करता है। हाँ, तो मतलब इस छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने से क्या फायदा हो गया? मतलब वो तो अगर पूरा बड़ा भी आता तो उसको भी रीजनरेट कर देता। लाइबा, आर यू हियर? Yes, sir. जी, कैन यू गिव सम हिंट? सर इसमें छोटे पैकेट्स में ये होता है कि जैसे सीक्वेंस नंबर लग जाता है और मतलब इसमें लॉस का इतना वो नहीं होता फिर। अच्छा, तो चले मैं और लाइबा मिलके इस सवाल का जवाब दे देते हैं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे लाइबा करेक्शन कर देगी। इज इट फाइन लाइबा? आर यू रेडी फॉर द हेल्प? सर देखते हैं। ठीक है, तो लाइबा इज रेडी टू हेल्प मी। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन का ये है कि अगर ये मिसाल के तौर पे मैंने जैसे अभी कहा कि अगर ये 10 आज के जमाने में 10 गीगाबाइट्स इज नॉर्मल, लेकिन कल इट माइट बी 10 टेराबाइट्स। things the size of the files are increasing and increasing. No worries. अब अगर ये पूरी की पूरी फाइल लेट करें ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन भेजी जाती, तो क्या होता? ठीक है, यहां से भेजते हैं, स्विच पे जाता, स्विच से राउटर पे जाता, राउटर से इंटरनेट पे जाता, क्लाउड से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता। अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये तो मैं पता है कि इस नेटवर्क में कुछ बिट्स में एरर आने की प्रोबेबिलिटी आज भी मौजूद है, कम है लेकिन मौजूद है। चले हम बड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं। अगर ये 10 गीगा बाइट्स है, इसका मतलब है कि ये 80 गीगा बिट्स है। बिट्स और बाइट्स का तो सबको पता है ना, बिट्स और बाइट्स का तो यस सर। सबको पता है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं बड़ा छोटा एरर जूम करता हूं कि 1 बिलियन बाइट्स अगर आप इस नेटवर्क पे भेजें, तो सिर्फ 1 बिट के एरर आने की प्रोबेबिलिटी है। बड़ा छोटा वैल्यू देखिए ना, इसका मतलब नेटवर्क जबरदस्त है। नेटवर्क में कोई मसला कि 1 बिलियन 1 अरब बिट्स भेजो तो 1 बिट उसमें एरर आती है, बाकी ऑल आर इन गुड शेप, नो वरीज। ठीक है, मान लिया जी। लेकिन अगर 80 गीगा बिट्स भेजूंगा तो कायनात कितने बिट्स इस डेस्टिनेशन पे चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी ये है, और मुल्क तो प्रोबेबिलिटी का बड़ा शौकीन है। क्या कायनात और मुल्क बता सकते हैं कि डेस्टिनेशन पे डी के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने बिट्स एरर में होंगे? Whether Kainat is with us? Yes sir. Okay. तो कुछ आइडिया देंगी कायनात? सर एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा होंगे। Approximately 80 might be. 80 might be, very nice, 80। अब अगर 80 बिट्स मुझे 80 गीगा बिट्स में से एरर में मिल जाए, तो ladies and gentlemen, probably this whole bulk of data of 80 gig will be considered as garbage. Will be considered as garbage. क्योंकि आज के दौर में तो इवन 1 बिट भी एरर में हो तो दिस होल चंक इज कंसिडर्ड, स्पेशली इन दी डेटा फाइल्स, कंसिडर्ड टू बी गार्बेज। मिसाल तो पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे मैंने अभी जूम किया, मैं डाउनलोड कर रहा हूं,
उसमें अगर एक बिट भी आगे 1 से 0 है, 0 से 1 है, इट्स ऑल गार्बेज। एंड डेफिनेटली इस 80 गीगाबिट्स को पहुंचने में माइट हैव टेकन अ फ्यू आवर्स। तो चंद घंटे का करने के बाद पता चला कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या डाउनलोड किया, गार्बेज। तो क्या बेहतर नहीं है कि मैं एक्सक्यूज मी इसको सर, इसमें ये भी बोलो लाइबा, बोलो बच्चे लाइबा। प्रॉब्ली शी इज टॉकिंग बट उसकी आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन जो ही आप अपने आप को एडजस्ट कर लें तो आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, इतने टाइम में क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो एवरीवन। ओके, सो वी आर बैक। और प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ सम रीजन हमारी कनेक्टिविटी में मसला आ गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रही थी लाइबा और उस वक्त हमने रुक गए। क्या क्वेश्चन था आपका, ताकि उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू हियर? यस सर। जी, कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी लाइबा और उस वक्त कनेक्शन ड्रॉप हो गया। इफ यू आर हियर, नहीं यू आर नॉट हियर, आई कंटिन्यू। जब वो वापस आ जाए तो उस वक्त हम देख लेंगे क्वेश्चन है तो उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या, जैसे कि मौसम का क्वेश्चन था, अगर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लूं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लूं, मल्टीपल रैंडम, तो अगर लेट करें कि इसका साइज 10 किलो है, इसका 11 किलो है, इसका 2 किलो है, एंड सो ऑन। अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इस 10 किलो के पैकेट को यहां से बेचता हूं सोर्स से, तो अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है, बिट एरर रेट जो है वो 1 बिट इन बिलियन है, तो देर इज वेरी लिटल चांस ऑफ करप्शन इन दिस फर्स्ट पैकेट P1। एग्रीड? यस सर। ओके, अगर हम इस बात से एग्री करते हैं कि जी वेरी लिटल चांस, तो मतलब अगर पहले केस में हम करते, हमें कायनात ने बताया कि चांसेस ये है कि 80 बिट्स आपके एरर में आएंगे, तो ये तो मैं सारा दोबारा करूं तो तब भी दोबारा भी अराउंड 80 होंगे, कोई और 80 बिट्स एरर में आ जाएंगे, कोई और 70 बिट्स एरर में आ जाएंगे, कोई 90 बिट्स एरर में आ जाएंगे, तो ये मेरी कम्युनिकेशन जिंदगी भर कभी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन दिस इज नेग्लिजिबल। So the probability is that this packet P1 will arrive at the destination without an error. And if there is no error, it is considered to be good. Okay, ये P1 रिसीव हो गया, उसके बाद P2 मुझे भेजा जाएगा, इसमें भी स्मॉल पैकेट है, probability of error is less and it might reach without an error. But क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है इसमें एक बिट एरर में आ जाए, तो क्या फर्क पड़ा? अगर एक बिट एरर आया तो आई विल कंसिडर इट इज अ गार्बेज एंड द सोर्स विल सेंड इट मी अगेन। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज वेरी वेरी स्मॉल एज यू कैन सी हियर, सो the chances are that the second time this P2 will arrive without an error and I will receive it. And similarly P3, P4, P5 and Pn, all the packets will one by one will be reaching here. I will, when I separated them, I will rejoin them at the destination like P3, P4, and ultimately all the n packets will reach to the destination. So that is the reason we divide, we don't never send the whole chunk. although इससे एक और नया मसला भी आएगा, एक और मसला ये आएगा कि अगर एक ही सोर्स इसको 80 गीगा भेजने पे लग जाए तो बाकी किसी को तो जगह ही नहीं मिलेगी, इसको कहते हैं स्टारवेशन। तो क्योंकि अगर एक ही टीचर लग जाए पूरा दिन के लिए तो बाकी टीचर खड़े रहेंगे कि जी हमारी भी बारी आनी चाहिए पढ़ाने की।
तो यहां पर भी क्योंकि आप छोटे छोटे पीस हैं, हो सकता है पहला पीस P1 ये भेजे अपना, उसके बाद इसको चार्ज मिल जाएगा, ये अपना उसको मैं U1 कह लेता हूँ, U1 भेज देगा, ये अपना T1 भेज देगा। यूं सबको एक अच्छा वो मिलता जाएगा चंक, चांस कि उनका डेटा भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। जी आपको मैंने क्या बेसिक क्वेश्चन जो था वो उसका था मुअज्जम का, तो क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? यस सर, थैंक यू। ओके वेलकम। नाउ कम लाइबा, आपका वो क्वेश्चन था जिसको मेरे तक पहुंचा नहीं इसलिए मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। Seems like probably she doesn't have the mic। तो माइक उसने ओपन किया है लेकिन मेरे तक नहीं पहुंच रहा। चले कायनात, आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. नाइस। नूरुल हक अब क्लियर है कि why we divide this, why we do the packet switching, why we divide the big chunk into smaller pieces and then we send them one by one, or we ensure that all of them must reach to the destination one by one, taking their own, हर एक को अपनी अपनी बारी मिलती जाएगी और सब समझेंगे कि हमारा काम चल रहा है, which is nice। Clear everyone? Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. Isa, is it clear? Okay, so we continue. There is something in the chat. Sir, I was just adding we can do retransmission of lost packet as well. Very rightly, वो मैंने अभी कहा कि अगर मिसाल तो P2 पैकेट मेरा करप्ट हो गया, रास्ते में पहुंचते हुए करप्ट हो गया, तो नो, इसमें कोई मसला नहीं, छोटा पीस हमें दोबारा भेजना पड़ेगा। लेकिन पहले केस में हमें पूरे 80 गीगा बिट्स दोबारा भेजनी पड़ती, 80 बिलियन बिट्स दोबारा भेजनी पड़ती, which was a big loss। So very nice, exactly I said the same। Okay, thank you। So ladies and gentlemen, हम अब आते हैं अपने इस रिलायबल नेटवर्क के दूसरे टॉपिक की तरफ जिसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का लेडीज एंड जेंटलमैन मतलब ये होता है कि अगर आप अपने यूजर्स स्पेशली इंक्रीज करें, अपने यूजर्स को चेंज, नंबर ऑफ यूजर्स को चेंज करें, मोस्टली चेंज से मुराद इंक्रीज होता है, तो आपके नेटवर्क के ओवरऑल फर्क ना पड़े, परफॉर्मेंस में फर्क ना पड़े, तो इस अमल को कहते हैं स्केलेबिलिटी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर, अगेन ये आपके जमाने की बात नहीं है लेकिन हमारे जमाने में, बिकॉज आई रिमेन फॉर मेनी ईयर पार्ट ऑफ PTCL, और उस वक्त आपने एक टेलीफोन कनेक्शन अगर लेना होता था तो बाज वक्त उसके लिए MNAs और MPAs की सिफारिश चाहिए होती थी, क्योंकि कहा जाता था कि टेलीफोन एक्सचेंज में और जगह नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10,000 कनेक्शन थे, 10,000 के 10,000 यूजर इस पे पूरे हैं, तो बाकी जगह नहीं। तो इसका मतलब अगर 10,000 पूरे हो गए तो 10,001 ना पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब 10,001 इम्पॉसिबल है तो 10,002 तो डेफिनेटली नॉट अंडरस्टैंडेबल है, नहीं हो सकता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्केलेबिलिटी से मुराद ये होता है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपकी लैब है, अगर आपकी लैब में 4 लोग बैठ के काम कर रहे हो, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, 5वां आ जाता है वो भी कनेक्ट हो जाता है, 6ठा आता है वो भी कनेक्ट हो जाता है, पहला दूसरा उठ के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2-4 आ जाते हैं उनको मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये कि व्हेन यू हैव सच ए डिजाइन, अगर आप अपने नेटवर्क्स में नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंक्रीज करें, you can, and that phenomenon is called scalability, in expanding your network। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आपको अभी 3 नेटवर्क नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक चौथा नेटवर्क लगाऊं, यहाँ पे एक स्विच लगाऊं और स्विच को इधर कनेक्ट कर दूं इस राउटर के साथ, और यहाँ पे एक चंद यूजर ऐड कर दूं, एक और डिपार्टमेंट लेट करें, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम का डिपार्टमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, ये आपका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, आपने उसमें सिविल इंजीनियरिंग को भी ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके लिए आपको कोई परमिशंस, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई
एक्स्ट्रा खर्चा, मेजर खर्चा नहीं। तो इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। तो ये भी लेडीज एंड जेंटलमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्क डिजाइनिंग। कि जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं आप ख्याल में रखते हैं कि अगर आज यहाँ पे 10 हैं तो कल 20 होंगे। आज अगर ट्रैफिक आपकी लेट करें 1 टेरा है तो कब 6 महीने के बाद 2 टेरा होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह यूजर्स इस वक्त इवन 2020 में द यूजर वार अराउंड 21 बिलियन। लाजमी तौर पे इस 2 साल में इट हैज इंक्रीज फर्दर एंड टिल द एंड ऑफ दिस decade this number might be more than 50 billion. That is the scalability. तो यही वो कह रहा है कि scalable network can expand quickly। और हम चाहते ही यही हैं। हम तो कोई भी आए हमने कभी सोचा है कि जी हम आपको इंटरनेट नहीं देते, नहीं। जो भी आपके इलाके में चाहता है इंटरनेट उसको मिल जाता है। तो scalable network can expand quickly and easily to support new users, new applications without impacting the performance of services to the existing users. So this feature is called scalability. Then ladies and gentlemen, third हमने कहा था quality of service, जिसको short में normally QS कहते हैं। हो सकता है आपने सुना भी QS। क्वालिटी ऑफ सर्विस से मुराद ये होती है कि जिसकी जो भी आप किसी से कमिटमेंट करें आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसको कहते हैं कि जी क्वालिटी ऑफ सर्विस। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी आपकी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, किसी खास एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, किसी खास यूजर के लिए भी हो सकता है, डिपेंड्स। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मेरे नेटवर्क में अगर वॉइस ट्रैफिक है, मेरे नेटवर्क में अगर वीडियो ट्रैफिक है, मेरे नेटवर्क में अगर कोई सेंसिटिव डेटा है और मेरे नेटवर्क में अगर कोई नॉन सेंसिटिव डेटा है। अभी बताता हूं क्या मतलब है इसका। वॉइस तो आप समझते हैं, हेलो है, आप वॉइस ओवर आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है वॉइस ओवर आईपी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आप उसके ऊपर वीडियो चला रहे हैं, जैसे आप टीवी के चैनल्स ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग वीडियो कर रहे हैं, वीडियो ऑन डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह आप कोई मिसाल के तौर पे कोई फाइनेंशियल डेटा है, मिसाल तौर पे आप अपने बैंक से पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज सेंसिटिव डेटा। दिस इज सेंसिटिव डेटा। इसमें आप किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इसमें किसी तरह से भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपका लेट करें जस्ट वेब ब्राउजिंग है तो नॉन सेंसिटिव डेटा हो गया। अब आप अपने नेटवर्क में ये चाहते हैं कि अगर आपके मिसाल के तौर पे अगर पैकेट ड्रॉप होने तो सबसे ज्यादा इसके पैकेट ड्रॉप होने चाहिए, इसके नहीं होने चाहिए, वॉइस के नहीं होने चाहिए, या वीडियो के नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए रूल्स। तो यूं आपकी, क्योंकि अगर नॉन सेंसिटिव डेटा है तो चलिए इसको कुछ ज्यादा डिले मिल जाएगा, लेकिन वॉइस को डिले बर्दाश्त। मिसाल के तौर पे अभी अगर आप देखें तो अगर मेरी वॉइस आपको कट कट के आ रही है, रुक रुक के आ रही है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी समथिंग एक्सेप्टेबल फॉर यू। यू विल थ्रो दिस नेटवर्क आउट, नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसमें 1 मिनट की बजाय 2 मिनट लग जाते हैं, यू डोंट केयर। So you have to design your network in a way कि different type of applications या different type of users, मिसाल तो एक यूजर है वो आपको ज्यादा पैसे दे रहा है, कॉर्पोरेट यूजर है, इस तरह आप उसको कह सकते हैं कि जी आप बाकियों के बराबर हैं, नहीं।
जैसे मिसाल के तौर पे आप इवन आपने देखा होगा कि बाज ऐसे लोकेशन पाकिस्तान में हैं जहां पे आप विद इन 24 आवर्स आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है, आपको किसी क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कि दे हैव गिवन यू द प्रायोरिटी। तो यहां पर भी क्वालिटी ऑफ सर्विस से मुराद होती है कि यू गिव प्रायोरिटी एंड दिस प्रायोरिटी इज बेस्ड अपॉन योर एग्रीमेंट, जिसको एसएलए कहते हैं, जिसको एसएलए कहते हैं, सब्सक्राइबर लेवल एग्रीमेंट। तो बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोवाइडर देयर इज एन एग्रीमेंट कि जी आई विल प्रोवाइड यू अ सर्विस विच विल नॉट हैव सच सम वैल्यू मोर देन दैट इन डिले, और इतने से ज्यादा आपके पैकेट्स नहीं ड्रॉप होंगे, या इससे ज्यादा आपको इस डिले में वेरिएशन नहीं मिलेगा, या इससे ज्यादा इतने सेकंड्स या मिनट्स पूरे ईयर में आपका नेटवर्क डाउन नहीं रहेगा इससे ज्यादा। दिस होल इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी की वजह से हम मल्टीमीडिया चला रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो राइट साइड पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन नजर आ रही हैं, ये सब मिल के इकट्ठे एक ही नेटवर्क पे एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर से खुश हैं। क्यों? हर एक को अपने मुताबिक राइट मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, सब खुश हैं। अगर ना होता, मिसाल के तौर पे वॉइस की क्वालिटी बैड होती, बहुत ज्यादा डिले होता, बहुत ज्यादा वेरिएशन इन डिले होता, बहुत ज्यादा वेरिएशन इन डिले होता, तो उसको कहते हैं, कौन बताएगा? वेरिएशन इन डिले इज कॉल्ड, शाबाश, है कोई आप में से जो मुझे बताए वेरिएशन इन डिले को क्या कहते हैं? वेरिएशन इन डिले, वेरिएशन, एक होता है डिले, एक होता है वेरिएशन इन डिले। डिले तो यह है कि लाजमी तौर पे अगर यहां से एक चीज चली सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंची, लाजमी तौर पे यहां से आएगी तो कुछ टाइम तो लेगी, दैट इज अ डिले। लेकिन सब एप्लीकेशन कहती है ठीक है डिले है, तो डिले भी खास लेवल तक एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन एक होता है वेरिएशन इन डिले, जिसका मतलब है कि मिसाल तो पहला पैकेट आपको 1 मिली सेकंड में मिला, दूसरा पैकेट आपको 10 मिली सेकंड के बाद, तीसरा पैकेट आपको 7 मिली सेकंड के बाद। नाउ हियर द डिले इज नॉट फिक्स, इट इज वेरिएबल, एंड दैट फिनोमिना स्पेशली इन वॉइस और वीडियो नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी कोशिश होगी एज ए ऑपरेटर कि आप इसको डिले ना दें, इस किस्म का डिले ना दें। है कोई जो मुझे बताए? नूरुल हक बताएगा क्या होता है जी ये वेरिएशन इन डिले? क्या होता है? बड़ा बड़ा लिख दिया। If somebody has written in the chat, and here is the jitter. Sir, I think jitter. Jitter, Jitter, jitter. So that is the jitter. तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आप ये इंश्योर करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से जो भी आपने एग्रीमेंट किए होते हैं अपने यूजर के साथ, चाहे वो यूजर आपकी एप्लीकेशन है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे कोई टाइप ऑफ नेटवर्किंग कस्टमर है, मोर पेइंग कस्टमर है, तो अगर आप उसको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके मुकाबले में एक और टर्म भी नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, QoE, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो है कोई जो कि क्या मुझे इतना आइडिया दे सकते हैं क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस आर द सेम थिंग और डिफरेंट? क्या ख्याल?
नूरुल्लाह, नूरुल्लाह। तो लाजमी तौर पे दो टर्म्स है, तो माइंड यही कहता है, समझता है कि ये अलग अलग चीज है, एक ही चीज नहीं है। बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसी के ऊपर जब जब भी हम आई एम नॉट श्योर, प्रॉब्ली जिन लोगों ने मेरे साथ लास्ट टाइम किया था FIP, तो क्या मैं आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस तक लेकर गया था या नहीं? यस और नो? अगर लेकर गया था तो हम ये क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दिस हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? ये बेसिकली समथिंग चैट, नो सर, रिलेटेड द कैलकुलेशंस होंगी। वहां पे हम कैलकुलेशन ही करते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस में क्या चीजें उन्हें मेजर की थी वो चलें, आप आई तो फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आइटम, ठीक है? ओके, सो वी डिड दी कैलकुलेशंस ओनली कर्टोसिस एंड दी, ओके ठीक है। तो चलें, हम अभी तो आपका माइक काम नहीं कर रहा, जब आप यहाँ आए तो फिर आपसे सुनेंगे कि कर्टोसिस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, क्या आपको याद है? स्क्यूनेस भी फिर याद होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है, यस नाइस। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके बारे में क्या कहता है, उसकी जो एक्सपीरियंस होता है, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन ये किस बेस पे होता है? मिसाल तौर पे सर्वे, आपने देखा होगा कि आप बाज़ औक़ात व्हाट्सएप पे कोई कॉल करते हैं, और जब कॉल खत्म होती है वो आपसे पूछते हैं कि जी इस कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एवरेज थी या पुअर थी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी कह दें, मे भी बहुत अच्छी, और आप कहें आपका मूड खराब है, आप कहते हैं डेढ़ खराब, पुअर। या खराब भी थी, आपका मूड अच्छा, आप कहते हैं बस टिक दे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि एक यूजर के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। जब हम कोई भी सर्वे करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 10,000 लोगों का से ये डेटा लिया, उन 10,000 में से 7,000 लोगों ने कहा कि गुड, तो हम कहते हैं अच्छा है। 2,000 ने कहा ये एवरेज है, इसका मतलब है कि ओवरऑल 9,000 लोग खुश। 1,000 लोग कह रहे हैं कि जी बैड है, हम कहते हैं जी नहीं, 1,000 लोगों का शायद मूड खराब हो। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। बात समझ आ गई? क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी एक्सपीरियंस में फर्क। जैसे कि हम आपको जी जेंटल, जब आप लोगों को भी, आप जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो हम भी आपसे पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं कि आपको हमारी पढ़ाई कैसे लगी। बल्कि इवन हम आपसे हर सेमेस्टर के बाद पूछते हैं कि जी आपको जो टीचर ने पढ़ाया वो कैसा था, टीचर कैसा था, बुक कैसे थी, क्लास में आता था नहीं आता था, असाइनमेंट्स देता था नहीं देता था, चेक करता था नहीं करता था, वगैरह वगैरह। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से हो तो दैट विल बी कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। एंड या लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा टॉपिक इस क्वालिटी ऑफ सर्विस है। तो हमने कहा द प्राइमरी मैकेनिज्म यूज्ड टू इंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स टू ऑल यूजर्स। ठीक है ना, हमने तमाम यूजर्स को, चाहे वो वॉइस भेज रहा है, चाहे वो सर जिटर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ better quality of service or better quality of experience. Okay, the answer is, the question is first from Laiba that less jitter falls under the category of better quality of service or better quality of experience. And the answer is, if we are measuring these values, that मिसाल के तौर पे हमने पहला पैकेट आया,
दूसरा पैकेट आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, हजारवां आया, लाखवां आया। हम उनके दरमियान में जो टाइम है उसको मैयर कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि अब जब, क्योंकि क्वेश्चन लाइबा का है, तो लाइबा ने लास्ट टाइम इन वैल्यूज की स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस फाइंड की थी। अगर वो वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि दिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्यूएस, बैड क्यूएस। लेकिन एक ऑर्डिनरी यूजर ने तो ये नहीं मेजर किया, उसने तो सिर्फ फील किया कि जी समथिंग गुड और बैड, समथिंग गुड, समथिंग एवरेज और समथिंग वर्स्ट। उसको आप कहीं क्यों कह रहे हो, उसके पास कोई डेटा नहीं। दैट विल बी देन कंसिडर्ड एज ए क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। डज इट मेक सेंस टू यू बाबा? जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, नाइस। क्या बाकी लोग एग्री करते हैं? यस सर। नाइस, देन आई कंटिन्यू। तो समझ आ गई ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का मकसद क्या है कि तमाम यूजर्स, यूजर से मुराद चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो कोई कंप्यूटर है, चाहे वो कोई मल्टीमीडिया टाइप है, कोई भी है, उसको सबको रिलायबल डिलीवरी ऑफ कंटेंट देना is the topic of quality of service. So with the quality of service policy in place, all the devices, including the routers, can more easily manage the flow of data and voice traffic. And बल्कि मुझे कहना चाहिए can manage voice, video, sensitive data, non-sensitive data, and so on. Basically, we prioritize them. First of all, we classify them, and then we prioritize. So यही topic, quite a big, as a complete chapter, that will be covered in the your third course of enterprise networking, security and automation, inshallah. तो ये तो हो गया थर्ड पार्ट। इसका आखिरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया, ये भी सिक्योरिटी का हिस्सा है, जिसको कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बड़े ही शॉर्ट लफ्ज में अगर ये बात करूं तो एक तरफ, क्योंकि कहीं मेरे पास यहाँ पे जो मेरे ऑडियंस है इस वक्त, स्टूडेंट्स हैं मेरे, दे आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। यस, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग द मदर ऑफ ऑल। इसी को एक वक्त में टेलीकम्युनिकेशन का बूम आया तो इसी का एक हिस्सा बना दिया गया, जहां पे मोर कम्युनिकेशन की बात की गई और नाम दे दिया बीएस इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यस, देन इसी इलेक्ट्रिक, जब कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्यादा जोर आया तो वी वेंट फॉर दी, इसी में हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग खोल लिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ज्यादा जोर जब कम्युनिकेशन पे अगेन आया तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में आ गए। कंप्यूटर नेटवर्क्स, बीएस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल, एमएस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपनी अहमियत में अपनी जगह पे खड़ा है, ये अपनी खड़ा है कंप्यूटर नेटवर्क्स, कोई शक नहीं। इसके बगैर कई चीजें हो ही नहीं सकती, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो कोई भी चीज, बिजनेस है, नहीं चल सकता इसके बगैर, ये अंडरस्टैंड। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका एक जरूरत सामने आई और वो है इसकी सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, सिक्योरिटी को बनाना और सिक्योरिटी को तोड़ना दोनों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसको कहते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी। इसके अलावा और भी है, लेकिन फॉर टाइमिंग इस पे बात करना। तो इसमें मुझे बताते हुए खुशी भी है, लेकिन थोड़ा सा खफगी भी है कि मैंने आज आप लोगों से कुछ क्वेश्चन 1-2 पूछे। मेरे ख्याल से ITN 8 से
शायद ही किसी ने जवाब दिया, वो शायद गलत हो, मैं कौन सा उसके मार्क्स रखे हुए हैं, जस्ट टू इन्वॉल्व यू, कि जी आपको पता चलता रहे कि दुनिया किधर जा रही है। फिर आप कहते हैं हमारी काउंसलिंग नहीं होती, ये तो भाई रिमोटली आपकी काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ अपना अपने अपना आइडिया दे दो, गलत होगा तो कोई मसला नहीं, ठीक हो गया तो यू आर द विनर। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन के इस सिक्योरिटी जो भी, और याद रखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा था उस वक्त सिक्योरिटी वाज नेवर इन माइंड ऑफ एनीवन, दिस वाज नॉट द कंसर्न ही नहीं था हमारा। लेकिन जो जो टाइम बढ़ता गया, पहले सिर्फ आपकी मिलिट्री, आपकी एजेंसीज, आपकी पुलिस, ये लोग अपनी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आज एवरीवन, इवन व्हाट्सएप टाइप ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक की चैट, ऑल ऑफ देम, जब तक कि वही ना कहेंगे जी हम सिक्योर हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू यूज। तो यहां पे समझ आती है कि दिस सिक्योर, और इसी वजह से कहीं हमारे स्टूडेंट जो है वो बैचलर इलेक्ट्रिकल से करके साइबर सिक्योरिटी में जाके मास्टर की तरफ चले जाते। मेरे 3 स्टूडेंट्स इस वक्त बैचलर इन इलेक्ट्रिकल वेंट टू द साइबर सिक्योरिटी इन मास्टर, उनमें से शायद एक ने तो कंप्लीट भी कर लिया है और 2 ने स्टार्ट किया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि दिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जहां पे यू कैन हैव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब एंड बिजनेस। आप कहेंगे बिजनेस कैसे? भाई आप लोगों के नेटवर्क्स में सिक्योरिटी के लूप होल्स ढूंढ के उनको बताएं एंड गेट द बाउंटी। मिसाल के तौर पे अगर कल आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप गूगल की कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ के सामने ले आते हैं और उनको बताएं, वो आपको मारेंगे नहीं, वो खुश होकर आपको डॉलर्स भिजवाएंगे, कहेंगे बाउंटी है आपकी। तो आपने तो, अगर आपको डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स मिल गए, रुपीज में तो मजे ही मजे। मैंने एक स्टूडेंट को ऐसे बताया तो वो कहता है कि जी बस फिर एक पकड़ ले, पूरा साल बैठ के आराम से खा सकते हैं, ये ऐशी मार सकते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है जेंटलमैन के दिस हैज बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, डू अंडरस्टैंड दिस कि नेटवर्क है, दिस इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं आता तो सिक्योर किसको करोगे, नेटवर्क नहीं आता तो क्यों, किस पे अटैक करोगे, ऑफेंस किस पे करोगे, डिफेंस किस पे करोगे। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है सिक्योरिटी में, विच इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्योंकि आपका लैपटॉप, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा लैपटॉप खराब हो गया, आपको शायद पता है, जो आप क्लास मैंने स्टार्ट की थी उसी टाइम पे मेरा लैपटॉप खराब हो गया, हार्डवेयर खराब हो गया, मसला नहीं हुआ, दूसरे के साथ आई स्टार्टेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन किसी के पास चली जाती है, दैट इज ह्यूज प्रॉब्लम। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आपकी किसी इदारे की, एक इदारा दूसरे इदारे की इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देता है, जिसको आप लीक कहते हैं, दिस इज अ वेरी बिग इशू। वेरी सिंपल एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में तो कल्चर ये है कि इसकी हायर एजुकेशन, बल्कि कॉलेजेस को भी, गवर्नमेंट के जितने पब्लिक इदारे हैं उनको गवर्नमेंट फीड करती है, लेकिन यूएस की कई ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कोई फीड नहीं करता, उनको चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। मिसाल तो MIT को नहीं चाहिए, स्टैनफोर्ड को नहीं चाहिए, ऑक्सफोर्ड को नहीं चाहिए। आप कहेंगे क्या से वो खाते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को वो बेचते हैं। अगर वो उनकी ये रिसर्च पब्लिक हो जाए, प्रैक्टिकल में आने से पहले ही कोई उसको पब्लिक कर दे, चोरी करके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच कर दे, तो आप समझते हैं कि वो तो हमारी यूनिटी की तरह हो जाएंगे, या पेशाब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की तरह हो जाएंगे, जी हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। सो इसमें याद रखो 3 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं CIA। मैंने आज, क्योंकि आपको एक टॉपिक पढ़ाना था, तो मैंने आपसे इन 2 में आज सुबह थोड़ी सी गपशप लगाई।
CI है? आप में से कोई जो बता सके CIA क्या होता है? है कोई आप में से जो मुझे बता सके CIA क्या होता है? शाबाश, जल्दी से। शाबाश, जल्दी करें जी। सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, यहाँ तो अच्छा इन्वायरमेंट है। सीनियर्स कुछ बोल सकते हैं, जूनियर सीख सकते हैं। तो अगेन देयर इज इन द चैट नूरला, इट्स अ डिफेंस लाइन, इट इज द डिफेंस लाइन ऑफ हू? किसकी डिफेंस लाइन है? Muslim is right. It is confidentiality, integrity, and availability. C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. These are the, do remember, these are the important terms in security. Confidentiality का मतलब ये होता है, confidentiality का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं आपके साथ अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, ओके, तो मैंने आज आपके साथ सुबह ये फिगर शेयर की जिसपे इतनी ज्यादा मुझे जितना मैं एक्सपेक्ट करता था वो नहीं मिला मुझे। ये देखिए कि जेल जो है वो जेरेमी के साथ लेट करें कम्युनिकेट कर रहा है ज्यूम। तो क्या हो रहा है कि यहां से जो चीज आप भेज रहे हैं, तो थ्रेट एक्टर जो है, ब्लैक ब्लैक हैट हैकर जो है, वो रो रहा है कि आई कैन नॉट रीड कि जेल ने जेरेमी को क्या भेजा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरनेट पे बैठ के भी वो नहीं मालूम कर सक रहा कि जो भी यहाँ पे भेजा गया है वो क्या है। इस अमल को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। बिटवीन यू एंड योर बैंक फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कम्युनिकेशन, जमीन तौर पे दरमियान में ब्लैक हैट बैठा हुआ है, बहुत है, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि वो रीड करेंगे जी अच्छा क्या है, क्या जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखिए वो ये कह रहा है कि मैं जो चीज जेरेमी को भेज रहा है मैं नहीं पढ़ सक रहा, मैं नहीं देख सक रहा। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। बात समझ आ रही? यस सर। नाइस। उसके बाद जी जेंटलमैन, सर अगर ये बंदा यहाँ पे सक्सेस हो जाता और ये रीड कर लेता तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, मतलब प्लेन टेक्स्ट रिकवरी जो मैंने थोड़ा सा सर लेकर कोई इंटरसेप्ट करते हैं बिटवीन एन्क्रिप्टेड एल्गोरिथम और डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम। अगर ये यहाँ पे इंक्रिप्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रिप्शन, हम इसको देखेंगे कि इंक्रिप्शन का क्या मतलब है। इंक्रिप्शन का मतलब तो क्लियर कर देता हूं अभी कि आपने लिखा तो यहां था कि पे टू जेरेमी $100, आपने ये मैसेज भेजा है अपने बैंक को, लेकिन इसने, आपकी मशीन ने इसको पर कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल करके, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, इट माइट बी डैश, इट माइट बी 3 डैश, इट माइट बी AES, इट माइट बी RSA वगैरह, इट माइट बी मेनी मोर। अगर वो कर दिया तो अब ये यहां लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कि पे टू जेरेमी $100, बल्कि यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है। तो जब ये चीज इंटरनेट से गुजरती है तो ये इसको देख भी ले, समझता नहीं कि क्या हो रहा है। दिस इज समथिंग इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। कि यू चेंज दी, दिस समथिंग इज कॉल्ड, जो कि नॉर्मल इंग्लिश है, दिस इज कॉल्ड द प्लेन टेक्स्ट। तो आप प्लेन टेक्स्ट को एक और टेक्स्ट में ले जाते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल किसी और के लिए ना हो, इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट जब आप इंटरनेट पे भेज देते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो एक अनसिक्योर जगह है। किसी को मैसेज था वो बीच में जाया हो गया, चैट में मैं देखने लगा तो हमारा टाइम खत्म हो गया था। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो चाहे चैट पे जरिए करता है या माइक के जरिए करता है,
वो कर सकता है। तो बात मैं ये आपको समझा रहा था कि यहाँ पे आपका मकसद ये है कि अगर दरमियान में कोई पकड़ भी ले तो कम से कम उसको रीड ना कर सके। दिस समथिंग इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस, और यही काम, ये जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया कि सुपर हीरोज वांटेड लॉन्च ए लेजेंडरी साइबर सिक्योरिटी कैरियर टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट आवर डिजिटल वर्ल्ड। हम तो फिर जब डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो अंडरस्टैंडेबल कोई और अटैक भी करेगा। इसका मतलब कि दैट्स इंक्लूड बोथ अटैकिंग एज वेल एज डिफेंडिंग। इसके अलावा भी है, लेकिन उस पर बाद में बात करूंगा। तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस समथिंग कि जी यू प्रोटेक्ट योर डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज पासिंग ऑन ए अनसिक्योर पब्लिक इंटरनेट, दिस समथिंग इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। बात समझ आ गई? Is it clear? Okay. Again, there is something in chat. Yes. Okay जी. I continue. ये दो टर्म्स थी, इसके लिए मैंने शॉर्ट सा टाइम आपसे लिया। इसके बाद अगर आप यहां देखें कि मिस्टर एलेक्स जो है वो अगेन लिखता है कि जी $100 पे कर दें इसको, जेरेमी को, लेकिन बैंक के पास पहुंच जाता है कि जी जेरेमी को दे दें, सिर्फ एक जीरो बढ़ाया है, कोई इतनी बड़ी, लेकिन डॉलर में जीरो है तो पता नहीं कि इसको बड़ी वैल्यू कहूंगे छोटी वैल्यू कहूंगे, लेकिन एक जीरो है, जस्ट एक जीरो हैज बीन एडेड। और अगर इससे भी ज्यादा अच्छी बात होती तो जेरेमी की जगह लेट करें कि किसी पाकिस्तानी का नाम लगा दिया जाता है, मिस्टर एक्स को ये $1000 पे कर दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट समथिंग, इसका मतलब है कि जो चीज भेजी गई और जो चीज रिसीव हुई वो सेम नहीं है, वो बदल चुकी है। इस अमल को कहते हैं आई, जो मैंने अभी लिखा था CIA, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। क्या ये वाकई वही चीज है जो मेरे डेस्टिनेशन ने भेजी, जो मेरे सोर्स ने भेजी है? अगर है तो गुड, इंटीग्रिटी इज सर्टन। लेकिन अगर नहीं है, इसका मतलब है देयर इज मसला। स्पेशली अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपको अभी नजर आ रहा है, दैट इज द बिग इशू। सो दिस इज द आई पार्ट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जी कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, क्या ये वही है जो सोर्स ने भेजा या रास्ते में बदल चुका है? अगर बदल चुका है तो उस पर अमल मत करो, ये खतरा है। एंड द थर्ड इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे, पहले ये आप छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि भाई एज ए फैकल्टी मेंबर मेरा प्राइम जॉब ये है कि मैं टीचिंग करूं और आपको रिसर्च में हेल्प आउट करूं, ये मेरे दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगा दे कि जी जितने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इन होते हैं और आउट होते हैं आपने उनको काउंट करना, तो लाजमी तौर पे सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं गेट पे खड़ा रहूंगा कि कितने स्टूडेंट इन हुए और कितने स्टूडेंट आउट हुए। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे कोई टीचिंग के लिए बुलाएगा या मुझे रिसर्च के लिए बुलाएगा तो आई विल नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि मैं तो कहूंगा जी बंदे गिनने, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड, मुझे कहा जाएगा कि आप नॉन अवेलेबल हो गए, आपकी अवेलेबिलिटी अब नहीं है, जो आपका बेसिक गोल है वो अचीव नहीं हो रहा। इसको कहते हैं डिनाइल, कि आप अपनी सर्विस से डिनाई कर रहे हैं, इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप, ये तो मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दी जो आपको समझ में आए। अब दूसरी एग्जांपल, अच्छी वाली एग्जांपल, आप लोगों का CMS है, आपको आपके ग्रेड्स दिखाता है, अच्छी बात, लेकिन अगर आप जैसा कोई बच्चा कल जो ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो, वो उस मशीन वर्किंग में देखे ना, मैं 8 से 4 बजे तक बच्चे काउंट कर रहा हूं तो आई एम अवेलेबल, मैं
नजर आ रहा हूं, ऐसे आपको वो भी जो हमारे मैनेजर साहब हैं उनको नजर आएगा कि जी ऑरेकल का सर्वर जो है वो चल रहा है, डेटाबेस सर्वर चल रहा है, बिजली भी ले रहा है, लाइटें भी जल रही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा कि जी ग्रेड 2, उसको नजर आएगा फॉर एग्जांपल एरर 404 या 504, मोस्टली 504। बताऊंगा कि 504 क्या होता है या 501 क्या होता है, 502 क्या होता है। उसको इस किस्म का एरर नजर आएगा। ठीक है, मशीनें तो चल रही हैं, बिजली खा रहा है, सब कुछ ठीक है, काम तो नहीं कर रहा है मशीन। इसको कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ दी सिक्योरिटी, यू मस्ट इंश्योर कि जिस काम के लिए वो मशीन काम लगी हुई है वो अपना वो काम मस्ट करे। दिस इज कार्ड अवेलेबिलिटी। और अगर नहीं करती तो दिस इज कार्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, डज इट मेक सेंस? जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह ताला वी विल बी continuing from 1.7, which is slide number 149. So we'll be starting from here inshallah tomorrow, and then we will be proceeding. Thanks for your time. Till then, Allah Hafiz. See you inshallah.